पाठशाला। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी रक्त परिसंचरण तंत्र कि कैसे हमारे ब्लड में हमारा ब्लड फ्लो होता है, ब्लड क्या होता है और तमाम ऐसी चीज़ें जो ब्लड से रिलेटेड हैं। हमारे शरीर में परिसंचरण तंत्र है, हमारे शरीर में ब्लड कैसे फ्लो करता है, उन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। और ये हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का जो वीडियो होगा वो पार्ट 1 होगा और पूरे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को हम 2 पार्ट में ख़त्म करने वाले हैं। तो इसका एक पार्ट और अभी आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। चलिए देखिए यहाँ पे जो हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, रक्त परिसंचरण तंत्र। देखिए यहाँ पे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को रक्त परिसंचरण तंत्र भी बोलते हैं। यहाँ पे देखिए रक्त जो होता है वो एक संयोजी ऊतक होता है जिसे इंग्लिश में हम कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, संयोजी ऊतक जो होता है, केवल एनिमल में होता है, एनिमल में देखने को मिलता है। प्लांट में ये संयोजी ऊतक नहीं होता है, इसीलिए प्लांट में ब्लड भी नहीं होता। अगर प्लांट में संयोजी ऊतक होता तो प्लांट में भी पेड़ों में भी हमें ब्लड देखने को मिलते, इसलिए हमें वहाँ पे ब्लड देखने को नहीं मिलता है। दूसरा पॉइंट ये है यहाँ पे कि मानव शरीर में जो ब्लड होता है वो पूरे शरीर का जो है 7% होता है। ये ध्यान में रखिएगा, MCQ में आपके पूछा जा सकता है। आगे देखिए पुरुष में जो रक्त का मात्रा होता है वो 5 से 6 लीटर होता है, वहीं महिलाओं में 4 से 5 लीटर होता है। महिलाओं में कम ब्लड होने का जो रीज़न है वो उनमें जो मासिक धर्म आता है यानी कि पीरियड जिसे हम लोग बोलते हैं, उसके कारण उनमें जो ब्लड का अमाउंट होता है वो कम होता है। ये देखिए ब्लड का जो पीएच वैल्यू होता है, पीएच मान जो होता है वो होता है 7.4, यानी कि हल्का सा क्षारीय होता है। आगे देखेंगे कि नॉर्मल ब्लड कैसा होना चाहिए। नॉर्मल ब्लड 7.35 से 7.45 तक उसका पीएच होना चाहिए, यानी हल्का क्षारीय होना चाहिए। अब 2 कंडीशन हो सकता है कि या तो इतने वैल्यू से कम हो जाए हमारा ब्लड का पीएच या फिर इससे ज़्यादा पीएच हो जाए। तो दोनों केसों को हम लोग देखेंगे कि जब हमारे ब्लड का पीएच वैल्यू 7.35 से नीचे चला जाता है यानी कम हो जाता है पीएच, यानी एसिडिक हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कि एसिडोसिस। एसिडोसिस में क्या होता है कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और वहीं कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसों का अधिकता हो जाता है। इस कंडीशन में हमें क्या होता है कि बॉडी फंक्शन जो होते हैं वो स्लो हो जाते हैं और जो हमारे श्वसन में परेशानी आने लगती है, मेटाबॉलिज्म जो भी होता है हमारे शरीर का वो डिस्टर्ब हो जाता है। आगे देखेंगे दूसरे कंडीशन की ओर कि जब हमारा पीएच वैल्यू बढ़ जाता है, 7.4 से ज़्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कि एल्कलाइसिस। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है कि नर्वस सिस्टम जो हमारा होता है वो पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है, ख़राब हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे ये इस जब हम ब्लड की स्टडी करते हैं प्रॉपर तो उसको क्या बोलते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम जीवों का अध्ययन कर रहे हैं, यानी कि जीवों के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं, जीव विज्ञान बोलते हैं। वैसे ही ब्लड का जब हम लोग अध्ययन करेंगे तो उसे बोलेंगे हेमेटोलॉजी। ठीक है, देखिए यहाँ पे ब्लड के बारे में तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि ब्लड कहाँ इसका फॉर्मेशन होता है। ब्लड में भी सेल होते हैं और उन सेल का निर्माण कहाँ होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि ब्लड सेल्स यानी ब्लड कार्पसल्स जो होते हैं
तो उनका फॉर्मेशन होता कहाँ है, कैसे होता है, तो उसको देखेंगे। पहले हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो फीमर होती है, जो हमारे थाई में होती है, जांग में होती है। ठीक है, तो उसकी मदद से समझेंगे। देखिए यहाँ पे जो कोई भी हड्डी देखेंगे तो हड्डी के बीच में खोखला स्थान होता है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, और उस खोखले स्थान को हम लोग बोलते हैं कि पोरस पार्ट या खोखला भाग, बोन कैविटी, यानी कि बोन कैविटी, और उसी को हम लोग बोलते हैं बोन मैरो। ठीक है, यानी अस्थि मज्जा। और यहाँ पे अस्थि मज्जा में हमारे क्या होता है, दो तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं। कौन कौन से? ओसिन प्रोटीन और कोलेजन प्रोटीन। यहीं पे हमारे ब्लड सेल्स जो होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो ये बोन मैरो है वो दो तरीके का है। यहाँ पे एक है ऊपर में दोनों तरफ किनारों पे है, और एक पूरा पार्ट जो है वो बीच में है। एक पूरा पार्ट जो है ये आपका बीच में है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो ये बीच वाला है, एक सेकेंड, ये जो बीच वाला है ना, इसको बोलते हैं येलो बोन मैरो। और यहाँ पे होता है हमारे WBC और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन। जो हमारा WBC ब्लड में होता है और जो प्लेटलेट होता है वो हमारे अस्थि मज्जा के कौन से भाग में बनता है? येलो बोन मैरो में, यानी पीली अस्थि मज्जा में। ध्यान दीजिएगा। और जो एक पार्ट और होता है ब्लड का, ब्लड में एक और सेल होता है जिसे हम लोग RBC बोलते हैं, उसका फॉर्मेशन हमारे इन दोनों पार्ट में होता है, जिन्हें हम लोग बोलते हैं रेड बोन मैरो। तो इसे ध्यान में रखिएगा, लाल अस्थि मज्जा। ठीक है ना। एक बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे हमारे ब्लड का फॉर्मेशन नहीं होता, ब्लड में उपस्थित जो ब्लड कार्पसल्स यानी ब्लड सेल्स जो होते हैं उनका निर्माण होता है। ये ध्यान रखिएगा। ना ही यहाँ पे प्लाज्मा का निर्माण होता है और ना ही यहाँ पे ब्लड का निर्माण होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और एक बात कि जो रक्त निर्माण होता है उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उस पूरे प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं कि हीमेटोपोएसिस। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ये देखिए ब्लड बैंक किसे बोलते हैं? तो अक्सर लोगों से पूछा जाता है, बच्चों से पूछा जाता है, तो वो हार्ट को ही ब्लड बैंक बताते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे शरीर में हमारे बैक साइड में ये स्प्लीन पाया जाता है, जिसे हम लोग हिंदी में प्लीहा बोलते हैं, और इसे ही हम लोग ब्लड बैंक कहते हैं। इसे RBC का कब्रिस्तान भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि RBC का जो पूरा जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है लगभग, और उसके बाद जब इसका जीवन काल समाप्त हो जाता है तो ये मृत जो डेड RBC होते हैं वो हमारे स्प्लीन में जाते हैं, जो हमारा ब्लड बैंक है, और वहीं पे नष्ट हो जाते हैं। और इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं हीमोलाइसिस। ठीक है, इसलिए इसको प्लीहा को RBC का कब्रिस्तान भी बोलते हैं। चलिए एक एक करके देखेंगे कि जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनके फॉर्मेशन को एक एक करके देखेंगे कि क्या नाम दिया गया है। RBC का जब फॉर्मेशन होता है तो उसको बोलते हैं, RBC फॉर्मेशन को बोलते हैं इरिथ्रोपोएसिस। ठीक है, WBC फॉर्मेशन जब होता है तो उसको बोलते हैं ल्यूकोपोएसिस, और वहीं जबकि प्लेटलेट्स बनता है तो उसको बोलते हैं थ्रोम्बोपोएसिस। ठीक है, आगे देखेंगे हम कि ब्लड का जो फंक्शन होते हैं, ब्लड के क्या काम होते हैं हमारे बॉडी में, उसको एक एक करके देखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बहुत ही अच्छे से। ये देखिए हमारा जो ब्लड का सबसे मुख्य काम होता है वो होता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन, यानी हमारे हर एक अंग तक ऑक्सीजन
को पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस हमारे शरीर से बाहर निकालने के लिए फेफड़े तक पहुंचाना। ठीक है, ये काम होता है हमारे ब्लड का, जो कि सबसे मुख्य काम में आता है। न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट। अब ये बात है कि जब हम लोग पाचन में पढ़े थे तो वहाँ पे हमारे भोजन का अवशोषण होता है। ठीक है, और उसके बाद हमारा एसिमिलेशन होता है भोजन का, जिसमें कि क्या आता है कि ब्लड के द्वारा सभी अंगों तक भोजन को पहुंचाया जाता है। वही क्रिया न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट कहलाता है और ये काम हमारे ब्लड के द्वारा ही किया जाता है कि जो भी हमारे भोजन से न्यूट्रिएंट्स मिले होते हैं उनको हर एक अंग तक पहुंचाने का काम ही हमारे ब्लड का होता है। हार्मोन ट्रांसपोर्ट, जो हार्मोन होते हैं वो बिना डक्ट के ही सर्वाइव करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं। और वो कैसे होते हैं, वो हमारे ब्लड में ही मिलके एक जगह से एक ऑर्गन से एक दूसरे ऑर्गन तक पहुंचते हैं। ठीक है, वेस्ट रिमूवल का भी हमारा ब्लड का फंक्शन होता है, काम होता है। स्टोरेज ऑफ सब्सटेंस, यानी कोई भी चीज़ को स्टोर भी कर सकता है हमारा ब्लड। अगला जो वर्क है इसका, अगला जो फंक्शन है इसका, वो है ब्लड क्लॉटिंग का। ब्लड क्लॉटिंग यानी कि जब हमारे बॉडी में कहीं कट लग जाता है या फिर किसी चाकू से कोई अपना हाथ काट लेता है तो उस समय जो ब्लड का थक्का बनना यानी कि ब्लड जो रुकता है वो ब्लड क्लॉटिंग के ही मदद से रुकता है। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है ब्लड का, जो कि हमारे ब्लड को बाहर ज़्यादा खून बहने से रोकता है। अगला जो काम है वो है हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत रखता है, जिससे हम बीमारियों से, संक्रमण से बचे रहते हैं। अगला जो काम है ब्लड का वो है टेम्परेचर रेगुलेशन का। ये हमारे पूरे बॉडी में टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। ठीक, नेक्स्ट है हीट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हमारे पूरे बॉडी में जो होता है हीट जो होता है वो पूरे बॉडी में एक जैसा रखता है हमारा ब्लड। तो इतने सारे ब्लड के काम हमने देखे। आगे देखेंगे जो हमारे बॉडी का एवरेज टेम्परेचर होता है वो होता है सेल्सियस में 37 डिग्री सेंटीग्रेड और वहीं फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड। और मैक्सिमम जो ह्यूमन होते हैं वो 110 फ़ारेनहाइट तक ही जीवित रह सकते हैं। आगे देखेंगे कि जो हमारा ब्लड होता है वो वार्म होता है, और वो किसकी मदद से वार्म होता है कि ऑक्सीजन गैस की मदद से वार्म होता है। जो गर्म खून होता है वो ऑक्सीजन की मदद से ही गर्म होता है। इसलिए जो मृत लोग होते हैं उनका बॉडी पूरा ठंडा पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उनमें ऑक्सीजन नहीं फ्लो हो रहा होता है। आगे देखेंगे कि ऑक्सीडेशन ऑफ ब्लड, यानी रक्त का ऑक्सीकरण कैसे होता है। ब्लड में हमारे आरबीसी होता है। ठीक है, आरबीसी में हमारे हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, और वही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ठीक है, जब वो हीमोग्लोबिन हमारे लंग्स से क्या करता है, ऑक्सीजन को रिसीव करता है यानी लेता है, तो वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और वो बनाता है HBO, और वहीं पे उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। और इस क्रिया में जो हीमोग्लोबिन का कलर होता है, बेसिक कलर उसका होता है ब्लू कलर का होता है। और ब्लू कलर क्यों क्यों होता है? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है पहले, और जब वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है तब उसका रंग लाल कलर का हो जाता है। ठीक है, देखिए हीमोग्लोबिन का कलर जो है ब्लू है, और यहीं ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लिया तो उसका कलर रेड हो गया। ठीक है, और ये जो पूरा प्रोसेस होता है वो डिफ्यूजन से होता है, विसरण से, क्योंकि ये लंग्स में जो एल्वियोलाई होते हैं वहाँ से ऑक्सीजन को रिसीव करता है, इसलिए ये पूरा प्रोसेस जो होता है डिफ्यूजन से होता है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि जो हमारा ब्लड होता है उसका फिल्ट्रेशन कैसे होता है।
उसके फिल्टर का काम कैसे होता है, ठीक है। रक्त का निस्यंदन यानी छानने की जो क्रिया होती है वो कैसे होती है, हमारे शरीर मतलब रक्त फिल्टरेशन में क्या अलग किया जाता है ये देखेंगे। तो हमारे शरीर में जो खाद्य पदार्थ के द्वारा नाइट्रोजन चले जाते हैं उनका फिल्ट्रेशन किया जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या हम लोग नाइट्रोजन को डायरेक्ट ले सकते हैं, खा सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं। हम लोग नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं खाते हैं। हमारे भोजन के द्वारा जो भी नाइट्रोजन चले जाते हैं उनका हमारे रक्त से छानने का काम जो होता है वो होता है। अब देखेंगे कैसे होता है, चलिए देखते हैं। जो हमारा लीवर होता है, हमने पाचन तंत्र में लीवर के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ा था। ध्यान दीजिएगा, जो लीवर होता है हमारा, जो यकृत होता है, वो हमारे यूरिया का निर्माण करता है और उसका फार्मूला होता है NH2CO NH2 NH2CO NH2, ठीक है। और ये यूरिया बनने का, लीवर द्वारा यूरिया बनाने का और पूरा जो ब्लड का को छानने की जो पूरी साइकिल होती है उसको बोलते हैं ऑर्निथन साइकिल। ये हमने पाचन तंत्र में भी बताया था। चलिए आगे देखेंगे। यूरिया का निर्माण तो हमारे यकृत ने कर दिया। आगे क्या होगा, ये जो यूरिया है ये हमारे ब्लड में मिल जाएगा। अभी हमने बताया ब्लड के फॉर्म जो फंक्शन होते हैं उसमें क्या होता है, वेस्ट मटेरियल भी उसमें मिल जाते हैं और वही है ये यूरिया, ठीक है। ये यूरिया हमारे ब्लड में मिल करके कहाँ तक जाता है, हमारे किडनी तक जाता है, जिसे हम लोग वृक्क बोलते हैं। और वहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हमारा जो ब्लड होता है उसको फिल्टर किया जाता है, वहाँ से नाइट्रोजन को अलग किया जाता है और वो यूरिन के रूप में हमारे मूत्र मार्ग से, ठीक है, वो यूरेथ्रा से बाहर निकल जाता है। चलिए ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि कंपोजिशन ऑफ ब्लड, यानी कि हमारे ब्लड में क्या क्या चीज़ें उपस्थित होते हैं। रक्त का संगठन, ठीक है, इसको देखेंगे जरा। जो हमारा ब्लड होता है वो एक तरीके का क्या होता है, मिश्रण होता है, ठीक है, मिक्स्ड सॉल्यूशन होता है ये। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये देखने में तो समांगी मिश्रण लगता है, यानी कि इसमें जो भी पार्टिकल होते हैं वो ऐसा लगता है कि सब के सब एक निश्चित अनुपात में मिल चुके हैं, लेकिन ये वास्तव में एक विषमांगी मिश्रण होते हैं। इसमें जो भी पार्टिकल, जो भी संगठन है इसका, इसको बहुत ही आसानी से अलग किया जा सकता है। तो ब्लड के दो भाग होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा कहाँ गया। जो हमारा ब्लड है उसके टोटल दो भाग होते हैं। कौन कौन, पहला होता है प्लाज्मा, पहला होता है प्लाज्मा और वहीं होता है दूसरा ब्लड सेल्स। प्लाज्मा जो होता है, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेंगे, जैसे हम चीनी और पानी का शरबत बनाते हैं तो उसमें जो पानी है उसको हम मानेंगे कि जो हमारा प्लाज्मा है और जो चीनी है और वो हमारा ब्लड सेल्स है, ठीक है। तो प्लाज्मा का जो क्वांटिटी होता है हमारे ब्लड में वो होता है 55 से 60% का, ये देख सकते हैं। और जो हमारा ब्लड सेल्स होता है उसकी क्वांटिटी होती है 40 से 45% की। ये हमारा ठोस भाग होता है। ब्लड सेल्स जो होते हैं वो ठोस होते हैं, जबकि ये प्लाज्मा हमारा तरल भाग होता है, ठीक। और ये जो ब्लड सेल्स होते हैं वो इसमें किसमें, प्लाज्मा में तैरते रहते हैं, ठीक है। और ये दोनों भाग मिल करके, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स, ये दोनों भाग मिल करके हमारे ब्लड का निर्माण करते हैं, ब्लड का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखेंगे कि ब्लड सेल्स में कौन कौन से हमारे सेल्स आते हैं। पहला है कि RBC, जिसे हम लोग रेड ब्लड सेल्स बोलेंगे। दूसरा है WBC, जिसे वाइट ब्लड सेल्स बोलेंगे। और तीसरा है प्लेटलेट्स।
चलिए आगे बढ़ेंगे और एक एक करके सबको देखेंगे। उससे पहले ये देखिए, ये कार्पसल्स और सेल दो अलग अलग वर्ड हैं जिनकी हिंदियाँ यहाँ पे दी गई हैं। जो कार्पसल्स होते हैं उसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, जबकि जो सेल होता है उसमें केंद्रक पाया जाता है। अभी आगे देखेंगे हम लोग कि किन में केंद्रक नहीं पाया जाता और किस में केंद्रक पाया जाता है। ये देखेंगे कि जो हमारे रेड ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड सेल्स या प्लेटलेट्स होते हैं, उनका जो अमाउंट होता है हमारे ब्लड में कितना कितना होता है। ये देखिए, जो हमारे आरबीसी होते हैं वो 4.7 से 6.1 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो 1 माइक्रोलीटर होता है वो 10⁻⁻⁶ लीटर होता है। मतलब कि 1 लीटर का 10 लाखवां भाग माइक्रोलीटर होता है। ठीक है, तो आप समझेंगे कि 4.7 से 6.1 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर। डब्ल्यूबीसी कितना होता है? 4500 से 11,000 पर माइक्रोलीटर। और वहीं प्लेटलेट्स की संख्या हमारे ब्लड में 1.5 लाख से 4.5 लाख पर माइक्रोलीटर होता है। ठीक है, इनकी साइज में कौन सबसे बड़ा कौन सबसे छोटा होता है? तो सबसे बड़ा होता है डब्ल्यूबीसी, फिर आता है आरबीसी और सबसे छोटा होता है हमारा प्लेटलेट्स। ठीक है, अब एक एक करके इन तीनों सेल्स के बारे में जानेंगे। जो हमारा आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स है, ये 41% होता है हमारे ब्लड में, वो 41% होता है। और इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, इरिथ्रोसाइट यानी इरिथ्रो का मतलब होता है रेड, वहीं साइट का मतलब होता है सेल, यानी कि लाल रंग की कोशिका। और इसी के कारण हमारा पूरा जो ब्लड होता है वो लाल रंग का दिखाई देता है। क्यों आरबीसी भी क्यों लाल होता है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा आरबीसी लाल कलर का होता है। ठीक है, वहीं हमारा डब्ल्यूबीसी जिसकी मात्रा हमारे ब्लड में केवल 4% की होती है, इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में ल्यूकोसाइड बोलते हैं। जो वहीं ल्यूको का मतलब होता है सफ़ेद, श्वेत। साइट का मतलब होता है कोशिका, सफ़ेद रंग की कोशिका। और इसका मुख्य काम होता है प्रतिरक्षा तंत्र में, यानी इम्यूनिटी हमारा मजबूत रखता है, जिससे कि रोगों से लड़ने में ये काम करता है। ठीक है, जो आखिरी है हमारा प्लेटलेट्स, इसको हम लोग थ्रम्बोसाइट बोलते हैं। थ्रम्बो मतलब होता है क्लॉटिंग यानी थक्का बनाना, साइट का मतलब होता है सेल, थक्का बनाने वाली कोशिका है ये कौन? प्लेटलेट्स। आगे है कि ब्लड प्लाज्मा के बारे में देखेंगे कि जिसमें हमारा ये तीनों ब्लड सेल्स घुले होते हैं, मिले होते हैं। अब देखेंगे ब्लड प्लाज्मा क्या है। रक्त प्लाज्मा, यह रक्त का तरल भाग होता है कौन? प्लाज्मा। ठीक है, इसका रंग क्या होता है? हल्का पीला रंग का होता है ये। इसकी मात्रा हमारे ब्लड में 55% की होती है। और ये एक्सेप्शन है यहाँ पे कि केंचुए में प्लाज्मा में ही हीमोग्लोबिन होता है, जबकि बाकी सारे जीव जंतुओं में जो हीमोग्लोबिन होता है वो हमारे आरबीसी में होता है। ठीक है, आगे देखेंगे प्लाज्मा में क्या क्या मिला होता है और इसका संगठन क्या होता है। जो हमारा प्लाज्मा होता है उसका 90% जो होता है वो पानी होता है, 8% उसमें प्रोटीन होते हैं और वहीं 2% इसमें एंटीबॉडीज होते हैं।
एंटीबॉडीज़ और साल्ट होते हैं। एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं? एंटीबॉडीज़ जो होते हैं वो भी हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को ही मजबूत करते हैं, जिससे हमें बीमारियों से और संक्रमण से बचने में सहायता होती है। अगर किसी व्यक्ति में बीमारियों से लड़ने के लिए जो इम्यूनिटी सिस्टम है कमज़ोर है, तो उसको दूसरे व्यक्ति जिसका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत है उसका प्लाज्मा डोनेट किया जाता है। और उसमें क्या डोनेट किया जाता है? एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ कहाँ कहाँ हमको देखने को मिलते हैं हमारे शरीर में? पहला प्लाज्मा में, दूसरा डब्ल्यूबीसी में, और वहीं तीसरा थाइमस नाम की एक ग्रंथि होती है हमारे चेस्ट के पास, उसमें। ठीक है। अब देखेंगे कि जो हमारे प्लेटलेट में 3 तरीके के प्रोटीन पाए जाते हैं, उनका क्या काम होता है। ठीक है। पहला प्रोटीन है एल्बुमिन, जो कि 60% होता है। इसका मुख्य काम है कि फ्लूइड बैलेंस बनाए रखना। अगर ये कम होता है तो सूजन होने लगता है। ठीक है। दूसरा प्रोटीन है ग्लोबिमिन। ये हमारे प्लाज्मा में 35% होता है। ये एंटीबॉडीज़ बनाता है और इम्यूनिटी में बहुत ही मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक, एंटीबॉडीज़ हमने अभी बताया। फाइब्रिनोजेन, ये तीसरा प्रोटीन है जो कि हमारे प्लाज्मा में 4% उपस्थित होता है। इसका मुख्य काम होता है ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करना, रक्त को थक्का बनाने में सहायता करता है। और वहीं अगर हम पूरे ब्लड से हम क्या करें, फाइब्रिनोजेन और विटामिन के को अलग कर दें, तो ब्लड से नहीं, प्लाज्मा से अगर हम क्या करें, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन को और विटामिन के को अलग कर दें, तो जो प्लाज्मा का बाकी बचा हुआ भाग जो होगा उसे हम लोग बोलेंगे सीरम। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे कि जो हमने देखा कि फाइब्रिनोजेन जो है वो हमारे ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है, तो वहीं देखेंगे हम लोग कि जो ब्लड क्लॉटिंग होता है उसका प्रोसेस क्या होता है, कैसे हमारे शरीर में ब्लड क्लॉट होता है। ठीक है। ये ब्लड क्लॉटिंग कौन सा क्लॉटिंग है कि जब कहीं हमारे शरीर पे कट लग जाता है तो जो ब्लड निकलना बंद होता है वो ब्लड क्लॉटिंग से ही बंद होता है। तो वही देखेंगे कैसे, किस प्रोसेस से हमारा ब्लड क्लॉटिंग कैसे कैसे होता है। पहला स्टेप इसमें होता है क्या कि हमारे शरीर में ये सारी चीज़ें होती हैं, उसमें देखिए थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का एक एलिमेंट है, वो रिएक्शन करता है प्रोथ्रोम्बिन के साथ। ये सारे प्रोटीन हैं। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिएक्ट करता है प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम के साथ, तो बनाता है क्या, थ्रोम्बिन। ठीक है। अब थ्रोम्बिन जा कर के रिएक्ट करता है फाइब्रिनोजेन, और ये कहाँ होता है, हमारे प्लाज्मा में उपस्थित होता है। ठीक है। अब थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन के साथ रिएक्ट करके बनाता है फाइब्रिन। ठीक। और थर्ड और लास्ट स्टेप में क्या होता है कि जो फाइब्रिन होता है वो हमारे प्लेटलेट्स के साथ रिएक्ट करके ब्लड क्लॉटिंग कर देता है। ठीक है। इस तरीके से कुछ हमारा ब्लड क्लॉट होता है और हमारा ब्लड बाहर निकलने से रुक जाता है। ठीक है। ये देखेंगे हम लोग जब कोई भी व्यक्ति को ब्लड या ब्लड के कोई भी पार्ट की ज़रूरत होती है, तो किस स्थिति में किस चीज़ का डोनेशन करना चाहिए और क्यों करना चाहिए उसके बारे में देखेंगे। कि जब किसी व्यक्ति में ब्लड की कमी हो जाती है तो हमें
उस व्यक्ति को पूर्ण रक्तदान की ज़रूरत होती है, यानी कि पूरे ब्लड की ही ज़रूरत होती है। ठीक है, यानी प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति में इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो गया है तो उसको केवल प्लाज्मा की ही ज़रूरत होती है और उसको बोलते हैं प्लाज्मा फेरेसिस। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति में ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा है तो उसमें प्लेटलेट्स की ज़रूरत होती है और उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोफेरेसिस। ठीक है, और ये कितना देना है, ये जो प्लेटलेट्स देने वाला है उसके वजन पे निर्भर करता है। ठीक है, आगे देखेंगे कि हीमोग्लोबिन क्या होता है और इसके बारे में जानेंगे। हीमोग्लोबिन जो होता है हमारे आरबीसी में होता है। ठीक है, यह एक लौह या लौह मतलब आयरन होता है, लौह युक्त लाल वर्णक होता है, वर्णक मतलब रंग होता है। ठीक है, लाल रंग है जो आरबीसी में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, हमारे आरबीसी में पाया जाता है। आरबीसी क्या है, आरबीसी हमारे ब्लड में एक सेल्स है। ठीक है, ब्लड सेल्स का एक पार्ट है। ठीक है, आरबीसी में पाया जाता है और क्या करता है, ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक है, ये एक बात ध्यान रखिएगा कि एक हीमोग्लोबिन अणु जो होता है वो क्या करता है, 4 ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को ढो सकता है, यानी ले जा सकता है या ले आ सकता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। एक आरबीसी में कितने हीमोग्लोबिन होते हैं, तो 280 मिलियन हीमोग्लोबिन एक आरबीसी में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। और हीमोग्लोबिन के बारे में और भी चीज़ें, ये एक रिस्पायरेटरी पिगमेंट होता है, यानी श्वसन वर्धक होता है। कौन, हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन के साथ मिलके कलर चेंज कर देता है। पहले हीमोग्लोबिन का कलर क्या होता है, अभी हमने आपको बताया, ब्लू कलर का होता है हीमोग्लोबिन, और वहीं जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर देता है तो वो रेड कलर का हो जाता है, वो अपने कलर को चेंज कर देता है। हीमोग्लोबिन देखिए, हीमोग्लोबिन 2 वर्ड से मिलकर बना है, पहला हीम और दूसरा ग्लोबिन। हीम जो होता है, हीम का मतलब होता है कलर यानी रंग। ठीक है, और यह रंग हीमोग्लोबिन में कहाँ से आता है, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन में होता है उसमें फेरस यानी आयरन होता है और उसके कारण वहाँ पे लाल रंग देखने को मिलता है। वहीं ग्लोबिन का मतलब होता है, ग्लोबिन एक प्रोटीन है जो 4 प्रोटीन चेन होता है इसमें, और ये क्या करता है, ये जो हीमोग्लोबिन में आयरन होता है उसको बांधने का काम करता है। ठीक है, जो हीमोग्लोबिन होता है उसको पीएच ऑफ ब्लड देखिए, ये कम होने लगता है। कब कम होने लगता है, जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को कम प्रायोरिटी देता है, जबकि जो प्रदूषित गैसें होती हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देने लगता है। ठीक है, अगर हमारे आसपास कार्बन मोनोऑक्साइड होगा तो ये सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड को अपने अंदर लेगा शरीर में और पूरे ब्लड में फैला देगा, जिससे कि हमारे ब्लड का जो एसिडिक नेचर है वो आ जाएगा, यानी कि ब्लड का पीएच मान कम हो जाएगा। रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं हीमोमीटर या हीमोग्लोबिनोमीटर। ठीक है, जो मेल होते हैं उनमें 13.5 ग्राम पर डीएल, डीएल मतलब होता है
डेसीलीटर से 17.5 ग्राम पर DL हमारा ये RBC होता है। और किस कंडीशन में ये बोला जाता है कि डोनेट कर सकते हैं? अगर मेल में 13 ग्राम पर DL हो, ठीक है, तो ये अपना ब्लड या अपना ब्लड क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। और वहीं फीमेल में 12 ग्राम DL से 15.5 ग्राम DL होना चाहिए। आगे देखेंगे, एनीमिया एक डिजीज़ है और ये कैसे होता है? RBC की कमी से। जब हमारे ब्लड में RBC की कमी हो जाती है तो हमें एनीमिया जैसे रोग हो जाते हैं। एनीमिया भी दो तरीके के होते हैं। जब विटामिन B9 की कमी होती है तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, और वहीं जब B12 विटामिन की कमी हो जाती है तो पर्नीशियस एनीमिया होता है। ठीक है। हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी, जब हमें ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जो हाइपोक्सिया हो जाता है, हाइपोक्सिया में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, उस कंडीशन में क्या होता है कि किडनी और लीवर मिल करके एक प्रोटीन बनाते हैं, इरिथ्रोप्रोटीन। ये क्या करता है कि ये हमारे बोन मैरो में RBC के निर्माण को बढ़ा देता है। और जब RBC के निर्माण बढ़ जाते हैं तो इसमें हीमोग्लोबिन की संख्या भी बहुत बढ़ जाती है, और उससे क्या होता है कि हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, वो भी बहुत ज़्यादा करने लगता है, जिससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी की पूर्ति हो पाती है। ठीक है। नेक्स्ट है RBC के बारे में अब बहुत ही विस्तार तरीके से पढ़ेंगे, जानेंगे। देखिए, जो RBC होता है उसकी आकृति क्या होती है, शेप कैसा होता है उसका। तो जो RBC है उसकी आकृति द्विअवतल चकती है, मतलब द्विअवतली होता है उसका शेप। और ऐसा शेप होने के कारण उसमें सरफेस एरिया भी बहुत ज़्यादा होता है, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कर पाता है। साइज क्या होता है, इसका आकार क्या होता है, इसका जो व्यास होता है, डायमीटर होता है, वो 7.5 माइक्रोमीटर होता है। नेक्स्ट है, उसमें केंद्रक होता है कि नहीं, तो जी केंद्रक इसमें नहीं पाया जाता। ठीक है। लेकिन यहाँ भी कुछ अपवाद है कि 3 जीवों में केंद्रक पाया जाता है RBC में, और इनके अलावा किसी भी जीव में RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता। देखिए यहाँ पे ऊंट में, भेड़ में और मेंढक के RBC में क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे हम लोग WBC के बारे में अब देखेंगे। एक सेकेंड। WBC के बारे में हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है। इसका कोई रंग नहीं होता है, ये भी रंगहीन होता है, नाभिक युक्त होता है, यानी इसमें नाभिक होते हैं, केंद्रक होते हैं इसमें। रक्त कोशिका जो शरीर को की रक्षा करती है, यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम को बनाए रखती है। ठीक है। इसका कलर जो होता है क्या होता है, कोई कलर नहीं, रंगहीन होता है। क्यों रंगहीन होता है? क्योंकि इसमें कोई हीमोग्लोबिन जैसा मटेरियल नहीं होता है कि जैसे RBC में हीमोग्लोबिन रह करके उसका कलर लाल रखता था, वैसे इसमें कोई पिगमेंट नहीं है। ठीक है। शेप क्या है इसका, आकार क्या है? आकार हमेशा
अनियमित यानी कि जैसे अमीबा का कोई आकार नहीं होता, वो अपने आकार को बदलते रहता है, वैसे ही आरबीसी का आकार होता है। इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। न्यूक्लियस इसमें होता है या नहीं, तो जी बिल्कुल न्यूक्लियस होता है। इसकी संख्या क्या होती है, प्रति माइक्रो लीटर में 4000 से 11000 की संख्या में हमारा WBC पाया जाता है। इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, निर्माण कहाँ होता है, येलो बोन मैरो में। ये मैंने आपको पहले ही बता चुका कि पीली अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है, किसका, WBC का। नेक्स्ट, WBC जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। पहला ग्रेनुलोसाइट एंड ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में कि ऐसे WBC जिनमें ग्रेन्यूल पाए जाते हैं, यानी कणिकाएं पाई जाती हैं, छोटे 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 कण पाए जाते हैं। और ए ग्रेनुलो में वो बिल्कुल खाली सा होता है, उसमें कोई भी ग्रेन यानी कणिका नहीं पाई जाती। आगे देखेंगे, आगे देखिएगा, ये ग्रेनुलोसाइट 3 भाग में बटा, ठीक है, और ये एक ग्रेनुलोसाइट वो 2 भाग में बटा। अब एक एक करके इनको देखेंगे। ग्रेनुलोसाइट जो है उसका पहला भाग है न्यूट्रोफिल्स, दूसरा है असिनोफिल्स, तीसरा है बेसोफिल्स। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स जो है वो संख्या में सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा 60% है ग्रेनुलोसाइट में। फिर इसिनोफिल्स जो है वो 2 से 4% है, और वहीं बेसोफिल्स जो है वो 0.5 से 1% में है, यानी सबसे कम WBC। फिर आता है हमारा लिम्फोसाइट जो कि 3 से 8% की, सॉरी, ये 3 से 8% वाला जो है वो मोनोसाइट का है, और 20 से 25% हमारा लिम्फोसाइट है। ध्यान रखिएगा, मोनोसाइट जो है वो 3 से 8% है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा WBC जो है वो मोनोसाइट है, और सबसे छोटा WBC जो है हमारा वो लिम्फोसाइट है। ये ध्यान में रखिएगा। एक एक करके देखेंगे इनको। जो हमारा न्यूट्रोफिल्स है, इसका काम क्या होता है, जीवाणुओं का यानी बैक्टीरिया का भक्षण करता है, मारता है। इसे माइक्रोफेजेस भी कहते हैं, ये ध्यान रखिए, माइक्रोफेजेस भी इसका दूसरा नाम है। इसिनोफिल्स जो होता है वो एलर्जी, अस्थमा एवं संक्रमण के समय इनकी संख्या क्या होती है, अचानक से बढ़ जाती है। ठीक है, बेसोफिल जो होते हैं ये मास्ट सेल से, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ये मास्ट सेल द्वारा स्रावित हिपेरिन व हिस्टामिन का वहन करते हैं, यानी कि हिपेरिन को बनाने का काम करती हैं कौन, बेसोफिल्स, WBC। अब हिपेरिन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि हिपेरिन क्या होता है। हिपेरिन एक तरीके का प्रोटीन है जो हमारे रक्त को जमने से रोकता है। ठीक है, कहीं हमारे ब्लड वेसल्स में, सिराओं धमनियों में ब्लड बहते बहते ही जम न जाए, इसलिए हमारा ये हिपेरिन होता है कि ये रक्त का थक्का न बना सके। ठीक है, ये देखिएगा, चौथा है हमारा लिम्फोसाइट। इसका जीवन काल जो होता है, ये WBC जो है इनका जीवन काल वर्षों तक रह सकता है, यानी कि ये मरते ही नहीं हैं। ये एंटीबॉडीज़ का निर्माण करती हैं, ठीक, फिर एंटीजन से क्रिया करके उन्हें नष्ट कर देती हैं। आगे देखेंगे मोनोसाइट, ये सबसे बड़ी WBC है। ये जीवाणुओं यानी बैक्टीरिया और अन्य खाद्य पदार्थों का भक्षण करती हैं, इनको मैक्रोफेजेस कहते हैं। ये लास्ट पॉइंट देखिएगा, यहाँ पे नोट्स में दिया गया है, कुछ क्या दिया गया है कि ल्यूकेमिया जो होता है उसे ब्लड कैंसर, जिसे आप लोग जानते हैं उसे ल्यूकेमिया बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, इसमें ल्यूकोसाइट जो है
यानी WBC की संख्या बढ़ जाती है। ब्लड में जब हमारे WBC की संख्या अचानक से बढ़ जाती है तो वही ब्लड कैंसर हो जाता है। ठीक है, ब्लड कैंसर क्या होता है? ब्लड में WBC की संख्या अचानक से बढ़ जाना ही ब्लड कैंसर का रूप है। ठीक है, आगे देखेंगे कि आपने एड्स का नाम तो सुना ही होगा। ये कैसे होता है इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि ये भी हमारे WBC से ही रिलेटेड है। एड्स जो होता है इसका पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये एक यौन संक्रमित रोग है। इसमें जो वायरस होता है ये वायरस से होता है। कौन से वायरस से? HIV वायरस, जिसका पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं कि ह्यूमन में ये इम्यूनिटी सिस्टम को बिल्कुल ही तोड़ के रख देता है। इसको रिट्रो वायरस भी बोलते हैं। ये कब होता है? जब होता है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, यानी WBC बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, और जिसके कारण जो मानव होता है उसका मृत्यु हो जाता है। ठीक है, मेडिसिन इसके लिए क्या दिया जाता है जब होता है तो? एंटी रिट्रोवायरल, यानी शॉर्ट में इसे ART बोलते हैं। दूसरा है एजिडोथाइमिडीन, जिसे शॉर्ट में AZD बोलते हैं। ठीक है, जब एड्स होता है तो उसका जो टेस्ट होता है उसको बोलते हैं एलिजा, यानी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। ठीक है, आगे देखेंगे अब तीसरे और लास्ट ब्लड सेल्स के बारे में जानेंगे, जो कि है हमारा प्लेटलेट्स, और इसको हम जो थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जानते हैं। इसका जो साइज होता है, क्या होता है इसका साइज? RBC और WBC से बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है। यानी सबसे छोटा जो हमारा ब्लड सेल्स होता है वो यही होता है। कलर में क्या होता है ये प्लेटलेट्स? ये भी रंगहीन ही होता है। ठीक है, फंक्शन वो क्या होते हैं प्लेटलेट्स के? रक्त को थक्का बनाने का काम करता है। ठीक, अभी हमने ब्लड क्लॉटिंग की जो स्टेप देखे थे उसमें प्लेटलेट्स आया था, तो वही आप लोग समझ सकते हैं कि इसका मुख्य काम रक्त को थक्का बनाने का होता है। फॉर्मेशन इसका कैसे होता है? जैसे कि WBC का होता है पीली अस्थि मज्जा में होता है इसका फॉर्मेशन। शेप इसका भी अनियमित होता है, कोई फिक्स शेप होता ही नहीं है। जैसे कि WBC का कोई फिक्स शेप नहीं होता, कोई निश्चित आकार नहीं होता, ये अनियमित आकृति के होते हैं। इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, यानी केंद्रक केवल WBC में उपस्थित होगा। इसमें भी RBC की ही तरह अनुपस्थित केंद्रक होता है। इसका जीवन काल 3 से 4 दिन का होता है, उसके बाद ये प्लेटलेट्स मर जाते हैं। ये देखिएगा 2 केसेस हैं यहाँ पे कि जब प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ जाना उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस, और जब प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ये देखिएगा कि हीमोफीलिया एक डिजीज़ का नाम है। ये कब होता है? जब प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तब। और इसे दूसरे शब्दों में बोलेंगे कि 2 और नाम है इस डिजीज़ का। पहला द रॉयल डिजीज़, यानी राजशाही बीमारी, और दूसरा क्रिसमस डिजीज़। ये देखिएगा रॉयल डिजीज़ इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो बीमारी हुई थी वो ब्रिटेन की महारानी को भी हुई थी, इसलिए इसे राजशाही डिजीज़ भी बोला जाता है, बीमारी बोला जाता है। किसको? हीमोफीलिया को। इसमें क्या होता है कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की कमी हो जाती है, यानी ब्लड क्लॉट ही नहीं होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता, यानी हिपेरिन जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है, और ब्लड क्लॉट करने वाले फैक्टर जो भी ब्लड को क्लॉटिंग कराने में हेल्प करते हैं वो नहीं काम करते हैं, अब उनकी कमी हो जाती है। जैसे प्लेटलेट्स हो गया, फाइब्रिनोजेन हो गया, ठीक है, ऐसे सभी का कमी हो जाता है।
ये 3 तरीके के होते हैं, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी और हीमोफीलिया सी। और यहीं पे हमारा जो लेक्चर है उसका समापन हो जाता है। इसका सेकंड पार्ट जो है वो कल नहीं परसों आएगा, और उसमें हम लोग जानेंगे, क्या जानेंगे, ब्लड वेसल्स के बारे में जानेंगे, हार्ट के बारे में जानेंगे, ब्लड ग्रुप के बारे में जानेंगे। ये सारी चीज़ें नेक्स्ट पार्ट में, और वहीं पे हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा था आज का हमारा वीडियो, और यहीं पे हम लोग इसको समाप्त करते हैं। धन्यवाद।